आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में, चाहे वो किसी भी लेवल की केमिस्ट्री हो, कक्षा 10 की केमिस्ट्री हो, कक्षा 11 की केमिस्ट्री हो, या कक्षा 12 से केमिस्ट्री हो, या कक्षा 9 की हो, सभी क्लास के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है IUPAC। हम लोग पढ़ेंगे आज IUPAC, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और कोई भी केमिस्ट्री में हम लोग जैसे यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हों, उनका नाम कैसे रखते हैं, अगर नाम नहीं रखेंगे तो उनके गुणों को नहीं जान पाएंगे हम लोग। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका नाम। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसका नाम जानना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है हमें उस यौगिक के बारे में जो है नाम बताएगा कि किस प्रकार से जो है हम लोग नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो जितनी भी बनेगी, जितने भी पार्ट में इसको बनाया जाएगा, सभी बच्चों से यही अनुरोध है मेरा कि सभी वीडियो देखिएगा और बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि यूट्यूब पे इससे बढ़िया जो है आप लोग को सीरीज़ नहीं मिलेगा IUPAC सीखने का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं IUPAC। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये केमिस्ट्री की IUPAC एक प्रकार से कह सकते हैं कि नामकरण की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है एक प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। ठीक है, एक सिस्टम होता है, एक पद्धति है जो है। नामकरण हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड का दो प्रकार से करते हैं। एक होता है नामकरण का, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नाम पद्धति, साधारण नाम, या जिसको सामान्य नाम भी कहते हैं, या निरर्थक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निरर्थक नाम। और दूसरा जो तरीका है वो IUPAC का है। तो हम लोग आज बात करेंगे IUPAC पर, और साथ ही साथ इसके साधारण नाम को भी हम लोग जानते जाएंगे, क्योंकि साधारण नाम जो किसी भी यौगिक का होता है उसके लिए कोई विशेष नियम तो होता नहीं है। किसी गुण के आधार पर, खास प्रॉपर्टी के आधार पर उसका जो है नाम रख दिया जाता है। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन IUPAC के लिए नियम होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं IUPAC का नामकरण कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक जो है सूत्र लिखा दे रहा हूँ। एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से किसी भी कंपाउंड का जो है आप लोग बहुत ही आसानी से उस कंपाउंड को जो है उस सूत्र में रखकर आसानी से नाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है भाई। शुरुआत करते हैं। प्राइमरी पूर्वलग्नक, इसको हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी सेकेंडरी पूर्वलग्नक। उसके बाद तीसरा नंबर है कार्बन श्रृंखला। उसके बाद चौथा नंबर है सेकेंडरी अनुलग्नक। इसको सफिक्स बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कह सकते हैं हम लोग, प्लस प्राइमरी अनुलग्नक। ठीक है, अनुलग्नक यानी इतने खंड पाए जा सकते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में। हो सकता है मे बी किसी कार्बनिक यौगिक में पूर्वलग्नक ना हो, सेकेंडरी पूर्वलग्नक ना हो, केवल कार्बनिक श्रृंखला हो और सेकेंडरी अनुलग्नक हो या प्राइमरी अनुलग्नक हो, लेकिन मैक्सिमम जो है इतनी चीज़ें पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फार्मूले का अगर आपको ध्यान है तो बहुत ही आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यानी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो ये पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी पूर्वलग्नक हो क्या सकते हैं। तो प्राइमरी जो पूर्वलग्नक होंगे सदैव कोई प्रतिस्थापी समूह होगा, सदैव कोई, जैसे हम लोग लिख रहे हैं जैसे उसी तरह से आप लोग जो है बना लीजिएगा नोट्स में, सदैव
प्रतिस्थापी समूह होगा, प्रतिस्थापी समूह होगा। ठीक है, सदैव क्या होगा? प्रतिस्थापी समूह होगा। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई भी हैलोजन, इधर आगे डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाकर जुड़ेगा किसी से। ठीक है, एक वैलेंसी इसकी खाली है, वही वैलेंसी जो है जाकर किसी से जुड़ेगी। कोई भी हैलोजन हो सकता है, इसकी यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, या नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, या नाइट्रोसो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये सब ग्रुप जो है किस रूप में रहेंगे? प्राइमरी अनुलग्नक के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? प्राइमरी अनुलग्नक के रूप में रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए प्राइमरी अनुलग्नक बनेगा कैसे? जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे CH4 है, CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जहाँ पे हमने कोई हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो हैलोजन हुआ वो प्रतिस्थापी हुआ, क्योंकि उसने किसी का स्थान लिया है, उसको हटाया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिनमें प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, उसको हम लोग प्राइमरी पूर्वलग्नक के रूप में सबसे पहले लिख देते हैं। और सबसे पहले किस रूप में लिखते हैं? जो भी हैलोजन होता है उसको हैलो के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? हैलो। हैलो से मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोरीन है तो उसको लिखेंगे फ्लोरो के रूप में, फ्लोरीन है तो किस रूप में लिखेंगे? फ्लोरो के रूप में। क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो के रूप में, ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो के रूप में, आयोडीन है तो लिखेंगे उसे आयोडो के रूप में, आयोडो के रूप में। NO2 है तो उसको लिखेंगे नाइट्रो के रूप में। ठीक है, और NO है तो उसको लिखेंगे नाइट्रोसो के रूप में। इतना चीज जो है याद रखिएगा, ये जो है प्राइमरी पूर्वलग्नक हो सकते हैं और उनको इस रूप में ही लिखा जाएगा। ये बात सदैव याद रखिएगा। किसी भी कंपाउंड में कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको इस रूप में लिखा जाएगा और सबसे पहले लिखा जाएगा प्राइमरी पूर्वलग्नक के रूप में। अगर नाइट्रो हो तो नाइट्रो के रूप में लिखेंगे, NO हो तो नाइट्रोसो के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग कर लेंगे। उसके बाद ये जो सेकेंडरी पूर्वलग्नक है वो है क्या चीज़? सेकेंडरी पूर्वलग्नक है क्या चीज़? अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब चक्रीय कंपाउंड है, तो ये चक्रीय कंपाउंड में पूर्वलग्नक पाया जाता है सेकेंडरी यदि साइक्लिक कंपाउंड है, यानी चक्रीय है, साइक्लिक कंपाउंड है यानी चक्रीय यौगिक है। आपको बताएंगे आगे चक्रीय यौगिक होता क्या है, लेकिन वैसे जान लीजिए चक्रीय यौगिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन चारों तरफ से जो है एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा हो, यानी कार्बन परमाणु जो है, कई कार्बन परमाणु जो है चारों तरफ से जुड़कर, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग चक्रीय कंपाउंड बोलते हैं। यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो सेकेंडरी पूर्वलग्नक के रूप में, सेकेंडरी पूर्वलग्नक के रूप में साइक्लो शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? साइक्लो शब्द जोड़ देंगे। पहले हम साइक्लो शब्द जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कार्बनिक श्रृंखला की, यानी कार्बन श्रृंखला की। तो कार्बन श्रृंखला का फिर नाम लिखेंगे हम लोग। और कार्बन श्रृंखला देखा जाता है, अगर एक कार्बन है तो इसको यहीं पर नोट करिएगा आप लोग, एक कार्बन है तो उस कार्बनिक श्रृंखला को बोलेंगे मेथ, अगर दो है तो बोलेंगे एथ, अगर तीन है तो बोलेंगे प्रोप, यानी तीन कार्बन की कार्बनिक श्रृंखला है तो बोलेंगे प्रोप, अगर चार कार्बन की है तो बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन की है तो बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन की है तो बोलेंगे हेक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1 कार्बन की है तो बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन की है तो एथ, 3 कार्बन की है तो उस कार्बनिक श्रृंखला में क्या जोड़ेंगे हम लोग? प्रोप, 4 कार्बन का है तो ब्यूट,
5 कार्बन का है तो पेंट, 6 कार्बन का है तो हेक्स। ठीक है, अब यदि अगर 7 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसे बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन है तो उसे बोलेंगे डेक। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कार्बन श्रृंखला के आधार पर ये चीज़ जोड़ते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यानी लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं उसके आधार पर जो हम लोग कार्बन श्रृंखला का पूर्वलग्नक लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी अनुलग्नक की। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग सेकेंडरी अनुलग्नक की बात करेंगे। सेकेंडरी अनुलग्नक जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। या तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हमने ऐसे लिख दिया, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और 3 जो वैलेंसी खाली है वो किसी से जाकर जुड़ेंगी, ये हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, 2 वैलेंसी जो खाली होगी किसी से जाकर जुड़ेगी। या तीसरा क्या हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ये 3 प्रकार के सेकेंडरी अनुलग्नक हो सकते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन जोड़ते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे सेकेंडरी पूर्वलग्नक के रूप में। ठीक है, ओ सॉरी अनुलग्नक के रूप में, सेकेंडरी अनुलग्नक के रूप में क्या जोड़ेंगे, एन, इन या आइन। वो कार्बन के बीच में उपस्थित, कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित बंध के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद लास्ट बचता है प्राइमरी अनुलग्नक। प्राइमरी अनुलग्नक, तो प्राइमरी जो अनुलग्नक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को हम लोग क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यानी किसी भी यौगिक का निर्धारण यही करता है कि यौगिक है क्या, एसिड है कि बेस है कि साल्ट है कि ईथर है कि अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, क्या है, मतलब कोई भी यौगिक, ये डिपेंड करता है उसके प्राइमरी अनुलग्नक पर। इसीलिए इसको क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है। तो इसमें हम कुछ आपको पहले केवल समूह लिखा दे रहे हैं। एक क्रियात्मक समूह COOH है, कुछ क्रियात्मक समूह लिखा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाद में सारी चीज़ें एक एक पॉइंट करके हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो COOH, CHO, COR, ठीक है, इधर भी R से जुड़ा रहेगा। ठीक है, OH और ये पाया जा सकता है। इस तरह से कई क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं और इसको ईथर बोलते हैं। ये 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली है, दोनों किसी एल्किल ग्रुप से जाकर जुड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। तो इस तरह से कई क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, बहुत और भी बहुत सारे हैं, हम लोग जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये सब क्रियात्मक समूह होंगे। अब चलिए, इतना अगर चीज़ आपको पता है तो बहुत ही आसानी से किसी का नामकरण कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो सेकेंडरी पूर्वलग्नक है, ठीक है, सेकेंडरी पूर्वलग्नक है, इसकी जहाँ पे आप लोग एल्किल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एल्किल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे एल्किल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एल्किल समूह होता क्या है, किसी भी एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो एल्केन एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ एल्केन का नामकरण वगैरह सीख लें, फिर आसानी से हम लोग एल्किल बना लेंगे। जैसे मेथेन है एक कार्बनिक यौगिक, तो मेथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो मेथिल कन्वर्ट हो जाएगा। एथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो एथिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है एल्किल ग्रुप होते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी पूर्वलग्नक में अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम लोग पहले उसकी यहाँ पे एल्किल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी हो सकता है भाई, एल्किल ग्रुप हो सकता है।
तो उसके नाम से पहले यानी साइक्लो शब्द से पहले भी एल्किल शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नामकरण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक रूपरेखा है, इस रूपरेखा को तैयार रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा और बहुत ही आसानी से किसी का नामकरण कर ले जाएंगे। हो सकता है किसी किसी में 5 लगें, किसी किसी में 4 ही लगें, किसी में 3 ही लगें, किसी में 2 ही लगें, इस तरह से, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे CH4 सब लोगों को रट्टा होगा कि CH4 का नाम मेथेन होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसका नाम मेथेन क्यों पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कोई पूर्वलग्नक है यानी प्रास्थापक है, प्रतिस्थापक नहीं है भाई। कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं है, साइक्लिक रिंग है नहीं है, क्योंकि कार्बन अकेले है तो अकेले कहाँ साइकिल बनाएगा, साइक्लिक बनाएगा। कोई एल्किल ग्रुप है नहीं है, तो ये वाले और ये वाले तो खत्म। अब कार्बन श्रृंखला देखते हैं, कार्बन श्रृंखला कितनी है, 1। तो एक कार्बन की कार्बन श्रृंखला क्या होती है, मेथ, मेथ फिर प्लस लगाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकंड या अनुलग्न, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, तो कार्बन अकेले है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो अकेला कार्बन है तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो सेकंड या अनुलग्न हो जाएगा इसका एन, और इसमें कोई क्रियात्मक समूह जैसे हमने COH, OH, CHO ये सब बताया था, ये सब कोई नहीं है। तो बस इनके नाम में बस 2 ही चीज़ें लगी है, कार्बन श्रृंखला, एक सेकंड अनुलग्नक। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो गया। चलिए और देख लेते हैं, एक कंपाउंड है C2H6, ठीक है। चलिए इसको खोल देते हैं इसका स्ट्रक्चर को। तो C2H6 को हम लोग ऐसे खोल के लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन है भाई, कार्बन श्रृंखला में पूर्वलग्नक वगैरह तो है नहीं, ठीक है। चक्रीय कंपाउंड भी नहीं है, सीधा कंपाउंड है, कहीं पर चक्र नहीं बना रहा है, कार्बन कार्बन जुड़कर जो है। तो जो है कार्बन श्रृंखला 2 है, तो 2 कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करते हैं, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन प्रयोग करेंगे। कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है नहीं, तो एथ प्लस एन बराबर एथेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से मेथेन नाम पड़ा, किस प्रकार से एथेन नाम पड़ा, ठीक है। अब इसी मेथेन या एथेन में से, जैसे ये एथेन ये है, ये मेथेन अभी हमने लिखा था CH4 बना था, एथेन अभी लिखा है C2H6 बना, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें हम, तो एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये बन गया CH3। अब इस CH3 को अगर कभी भी ये सीधी श्रृंखला में नहीं आ रहा है, कभी भी सीधी श्रृंखला में या लंबी श्रृंखला में CH3 ग्रुप नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, CH3 ग्रुप जो है अगर कभी भी, यानी कार्बन जब हम लोग गिनेंगे आगे नामकरण करेंगे, तो नामकरण में अगर कभी भी सीधी श्रृंखला में नहीं आ रहा है या लंबी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला ना कहें तो बेटर है, लंबी श्रृंखला कहें, लंबी श्रृंखला में नहीं आ रहा है, तो ये एक ब्रांच के रूप में हो सकता है, शाखा के रूप में हो सकता है। और जब ये शाखा के रूप में होगा CH3, तो इसको बोला जाएगा मेथिल, यानी एल्किल समूह को बोला जाएगा। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है तो ये बन जाएगा एथिल, क्या बन जाएगा, एथिल। या इसी तरह से C3H8 एक प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन निकाला जाए C3H7 बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपिल। लेकिन ये तब करेंगे जब CH3 हमारी लंबी श्रृंखला में नहीं आ रहा हो, लंबी श्रृंखला में नहीं आ रहा हो, ब्रांच के रूप में कहीं जुड़ा हो बीच में, ठीक है, तब ऐसा चीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग जो है पूर्व लग्नक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, विद पोजीशन, यानी किस कार्बन से जुड़ा है, पोजीशन सहित जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ दिमाग में रखिएगा, नामकरण बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम लोग चलिए आते हैं एक सिस्टमेटिकल यानी क्रमबद्ध ढंग से जो है IPSC नामकरण करना सीखते हैं। तो इतना आप लोग जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नामकरण करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं कितने प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बनिक यौगिक हो कितने प्रकार के सकते हैं। अगर ये जान जाए फिर उनका नामकरण हम लोग अलग अलग सबका कर ले जाएंगे। तो देखिए कार्बनिक यौगिक जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक,
खुली श्रृंखला वाले यौगिक या विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक, कई नाम से जानते हैं इनको हम, विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं इसी को, एलिफैटिक। एलिफैटिक जो यौगिक नाम है, ये नाम रखा था हाफमैन ने। हाफमैन ने देखा कि इनमें जो क्या नाम है, जिस प्रकार से कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखलाएं होती है वैसे ही फैटी एसिड में भी पाई जाती हैं, इसीलिए फैटी एसिड को एलिफैट कहा जाता है। फैटी एसिड के आधार पर इसको एलिफैटिक कह दिया गया था, ठीक है। तो ये हाफमैन ने रखा था। तो इनको हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक या विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होगा वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो इसके बंद श्रृंखला वाले यौगिक को हम लोग समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। अब अगर इसका देखा जाए एलिफैटिक यौगिकों की, इसको जो है फर्दर बांटा गया है दो भागों में। एक को कहा गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक को कहा गया है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, ठीक है। इसमें हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ठीक है। और समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, और दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक। इन दो भागों में बांटा गया है। अब एरोमेटिक यौगिक को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय में। इसी तरह से एलिसाइक्लिक को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है कार्बनिक यौगिक का। तो इस वीडियो में आप लोग जो है इतना जितना पढ़ाया गया है उसको जो है आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसको अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा। और आगे जो है हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में और इनके नामकरण के बारे में। खासकर इसमें हम लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, और जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न देख लीजिए। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे मान लीजिए CH4 है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें से कोई हाइड्रोजन हम एक हटा दें, इसकी यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दें, OH जोड़ दें, CHO जोड़ दें, COOH जोड़ दें, तो ये सब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बन जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों को जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफैटिक एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर, इन सब चीज़ों के बारे में इसी टॉपिक में जो है हम लोग IPSC सीखेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। अगले पार्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खासकर ये हाइड्रोकार्बन वाले यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले, और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वाले यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, जितने भी एलिफैटिक हैं उनके बारे में जो है IPSC हम अगले पार्ट में करा देंगे। अगला पार्ट जो है आप लोग देखना ना भूलिएगा, इसी के जस्ट बाद अगला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।